नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं रेट और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज राष्ट्रपति भाग 3, जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इससे संबंधित वीडियो प्राप्त हो सके। आपकी आगामी राजस्थान की आने वाली भर्तियों में ये बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति भाग 3। साथियों, हमने अभी तक अनुच्छेद 60 तक देख लिया था और आपको ध्यान होना चाहिए अनुच्छेद 60 जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो वह राष्ट्रपति के से शपथ से संबंधित है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए ताकि आप उन वीडियो तक पहुंच सके और तुरंत उनको देख सके। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है? महा से महाअभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपके स्टार लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णन की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को, यानी अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है, गलत कार्य करता है, तो उस पर महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा संसद हटा सकती है। संसद महाअभियोग चला सकती है उस पर। अब देखिए, संसद में 2 सदन हैं। अब ये प्रक्रिया किस तरह चलेगी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा, जो संसद का कोई भी सदन है, किसी भी सदन के द्वारा उनके सदस्यों में से 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दे दे। किस लिखित सूचना दे दे? महाअभियोग प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए। कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्य हैं वो अगर लिखित में दे दें तो महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। अब वो क्या करे, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत हो चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत हो, तो यदि उसको वह 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पास कर दे, यदि 2/3 बहुमत, देखिएगा बहुमत भी अलग अलग प्रकार से रखे गए हैं, तो यहाँ पर 2/3 यानी 3 भाग में से 2 भाग, 2/3 बहुमत द्वारा वो प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर वह जो प्रस्ताव है दूसरे सदन में चला जाता है। अब दूसरे सदन में चला जाता है तो क्या कार्रवाई होती है, तो दूसरा सदन क्या करता है, जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं उनकी जांच करेगा और जांच के दौरान अगर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखना चाहे तो वह स्वयं रख सकता है या अपने किसी व्यक्ति को, पक्षकार को नियुक्त कर सकता है जो उनकी बात रखेगा। लेकिन यदि दूसरा सदन भी, ध्यान दीजिएगा बड़े गौर की बात है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देगा तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसका पद रिक्त हो जाएगा, यानी महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर प्रश्न भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। आगे देखिए अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? आकस्मिक रिक्तियों के बारे में हमें बताता है। जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है कि आकस्मिक रिक्तियां या निर्वाचन के संबंधित, देखिएगा अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और आकस्मिक रीतियों के लिए क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का निर्वहन कौन करेगा? जैसे हमने पहले भी देखा है, तो पहले उपराष्ट्रपति करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी पद का निर्वहन करता है। अगला देखिए अनुच्छेद 71 क्या कहता है? यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित कोई भी विवाद हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें जो अंतिम फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय का मान्य होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उसमें
मान्य माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, आगे हमने जो महत्वपूर्ण देखा है, ये दूसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, मैं इस पे डबल स्टार बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, डबल स्टार का मतलब खतरा, यानी इसके आने की संभावना 200% बढ़ जाती है। यह है अनुच्छेद 72। क्षमा से हमने याद किया था, क्षमा, क्षमा से क्षमादान की शक्तियाँ, और ये है 72। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह पर, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी भी व्यक्ति की सजा कम कर सकता है या उसे माफ़ भी कर सकता है, और विशेष मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। किसी को मृत्युदंड मिला हुआ हो तो वह उसको भी माफ़ कर सकता है। अब देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल केंद्र के और राज्य के महत्वपूर्ण पद हैं, दोनों जगह प्रथम नागरिक हैं, तो अगर यहाँ से मैं आपको एक विशेष प्रश्न बना रहा हूँ कि यही समाधान की शक्तियाँ राज्यपाल को कहाँ मिली हुई है, तो ये राज्यपाल को मिली हुई है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को तो कितने में, 72 में, और इसको 161 में। याद रख लेंगे, ये देखना चाहें तो 1 + 6 + 1, 6 और 1, पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, और पहले और तीसरे को जोड़ दिए 2 हो जाएगा, तो ये आपके राष्ट्रपति का आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर इतना है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, इतना सा हमें ध्यान देना है, इसीलिए मैंने इसको बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। आगे चलते हैं। अब मैं लाया हूँ आपके लिए भारत के राष्ट्रपतियों के लिए जो विशेष जानकारी है वो कौन कौन सी। देखिए, सामान्यतः आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं वो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु किस किस की हुई है, तो देखिएगा, पद पर रहते हुए 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, ये क्रमशः हैं, नंबर 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन की, नंबर 2 फ़खरुद्दीन अली अहमद की। तो इन 2 व्यक्तियों की हुई है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, जैसा हमने गोल्डन क्लास में भी देखा था, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया है, तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो श्री रामनाथ जी कोविंद है, जो 25 जुलाई 2017 से अब तक है, यानी 5 वर्ष तक जब तक इनका कार्यकाल रहेगा तब तक रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000 रुपये भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। आगे चलिए, अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो देखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत से प्रकार की होती, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, तो इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, जैसे हमें पता है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है, राष्ट्रपति के पास निहित होती है, और यह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा इनका प्रयोग करता है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, संचालन के लिए परामर्श से क्या करेगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और हमें पता है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आइए, तो हमें ये अवश्य ध्यान रखना है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, 75 1 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो इसकी कार्यपालिका शक्ति है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की यह नियुक्ति करेगा। अगला देखिए अनुच्छेद 76,
भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी नियुक्ति यानी यह जो व्यक्ति है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। केंद्र सरकार को क्या करता है? कानूनी सलाह देता है, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल है, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देगा। अनुच्छेद 77, संघ सरकार की कार्यविधि राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है, यानी कोई भी जो कार्य करेगी सरकार अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होने के बाद ही वह कार्य कर पाएगी, कोई भी कानून हो किसी से संबंधित हो। आइए अगला देखते हैं, विधायी शक्तियाँ, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ जो क्या है उसमें देखते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है, ये स्टार लगा देता हूँ मैं इसके लिए। राष्ट्रपति सदन के अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा चुन जाती है, इसका सदन है, उनको आहूत करता है या और सत्र अवसान करता है। आहूत करने का मतलब हो गया सदन को बुलाना और सदन को समाप्त करना, ये दोनों कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति को बुलाने का और सत्र अवसान करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि अगर प्रधानमंत्री लिखित में उनको सलाह देते हैं तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन में, यानी नए चुनाव हुए, लोकसभा का गठन हो गया उस समय, और प्रत्येक नए वर्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के जो नई लोकसभा गठन होती उसका, और हर नए सत्र में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करता है। आइए अगला देखते हैं, अगला बड़ा महत्वपूर्ण 108। एम्बुलेंस के नंबर देखे होंगे आपने, उसी प्रकार ये अनुच्छेद डबल स्टारेड है, डबल स्टार में इसमें लगाता हूँ। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो वह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 जो है साधारण विधेयकों पर भी बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक पर, धन विधेयक और संशोधन विधेयकों को छोड़कर साधारण विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। यहाँ पर एक और ख़ास बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये डबल स्टार है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। प्रश्न आ सकता है, अभी तक कितने संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। चाचा दे अटल। तो चाचा दे अटल के तहत क्या होगा कि नंबर 1, दहेज निरोधक विधेयक 1961 में, दहेज निरोधक विधेयक 6 मई 1961 को जो प्रस्तुत किया गया था उसमें इसको बुलाया गया था पहली बार। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल जी नेहरू थे, जिन्हें हम चाचा जी के नाम से पुकारते हैं। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग संबंधी विधेयक है जो 16 मई 1978 को प्रस्तुत किया गया था। उस समय कौन थे? तो मोरारजी देसाई उस समय थे। तो और तीसरा था आतंकवाद निरोध विधेयक, जिसे कहते हैं पोटा, उसके तहत ये बुलाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उस समय प्रधानमंत्री जी थे, और वो बुलाया गया था 2002 के अंतर्गत वो बुलाया गया था। आइए आगे देखते, अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 भी देखिए कितना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये इसका विधायी अधिकार है। जो विषय विशेषज्ञ हों उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आइए आगे देखते हैं,
अनुच्छेद 331, यह भी महत्वपूर्ण है। दोनों अनुच्छेद 331 क्या कहता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किनको? जो एंग्लो इंडियन व्यक्ति हैं उनको ये मनोनीत कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है तो ऐसे 2 व्यक्तियों को वो मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 + 2 = 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। और अलग अलग प्रकार से पूछे तो अनुच्छेद 80 के 2 के तहत 12 सदस्यों को और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इससे संबंधित और वीडियो प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सके। जय हिंद, जय भारत।